नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन में राहुल गांधी पहुंचे हैं सुखदेव विहार। राजधानी दिल्ली के सुखदेव विहार पहुंचे, जहां पर प्रवासी मजदूरों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। ये भी आपको बता दें कि फुटपाथ पर बैठकर उनका हाल भी जाना है। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सरकार के ऊपर लगातार राहुल गांधी के हमले हम देखते आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाने की कोशिश की है। जिस प्रकार से वो राजधानी दिल्ली के फ्लाईओवर पर वो पहुंचे हैं, जहां पर प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की है और यहां पर उनके साथ बैठकर उनका हालचाल जाना है। अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरह से राहुल गांधी मजदूरों के बीच में पहुंचे हैं। तमाम ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो लगातार अपने घरों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, फुटपाथों पर हैं, फ्लाईओवर्स पर हैं। और आज राहुल गांधी ने ऐसे ही कुछ लोगों से मुलाकात की है। प्रवासी मजदूरों से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे और उनका हालचाल जाना है। और इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी बस चलाना चाहती है और बस चलाने के माध्यम से वो तमाम मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाना चाहती है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। अशोक सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ने मजदूरों से मुलाकात की है, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, निश्चित तौर पर हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, पूरा देश जानता है। और एक एक कार्यकर्ता, एक एक नौजवान, एक एक साथी, सारे लोग का जो पार्टी का वर्कर है, उसकी जिम्मेदारी है कि कोरोना महामारी से आम लोगों की मदद पहुंचाए। मगर सरकार सो रही है। आज राहुल गांधी ने वही काम किया है कि गरीबों की आवाज सुनी है। जो मजदूर भाई हैं, जो देश के निर्माण में जिनकी भूमिका है, उनका दुख दर्द जाना है। सरकार साहूकार की भूमिका निभा रही है। आज 55 दिन लगभग होने को जा रहे हैं लॉकडाउन को। आप देख लीजिए कि सिर्फ भाजपा के अलावा कोई आदमी, कोई भी सत्ता का जनप्रतिनिधि क्या किसी मजदूर के पास पहुंचा है? कोई मजदूर के बाद जिस तरह से मजदूरों की लगातार लोग काल के गाल में जा रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। और आज राहुल गांधी निकले और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में अच्छा अशोक जी, अपनी भूमिका निभा रहा है। जी अशोक जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ताओं नेताओं को सुना होगा। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी ऐसे समय में जब मजदूरों की सहायता करनी चाहिए, वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें ये बताना चाहिए कि वो खुद मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, एक पुरानी कहावत उत्तर प्रदेश में कही जाती है कि जाकी ना फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। आज उत्तर प्रदेश में आज 55 दिन है नहीं है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है नहीं है। आपने कहा थाली बजाओ, थाली बजा दी। आपने कहा दिए जलाओ, आपने दिए जलवा लिए। आपने कहा कि भाई जनता कर्फ्यू, आप सारी बात तो देश ने मानी ना। सरकार आपकी है, राज्य सरकार की। जहां जहां अब पंजाब सरकार जीएसटी मांग रही है, क्यों नहीं दे रही है उसका पैसा जीएसटी का? तो केंद्र सरकार सिर्फ देश के प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण देते हैं और भाषण के अलावा नहीं है। एक पुरानी कहावत सिद्ध होती है कि खाता ना वही जो मोदी कहे वही सही है। आखिर जिम्मेदारी भी तो सरकारों की है। अगर राहुल, कांग्रेस, अगर विपक्ष का कोई भी आदमी अगर सरकार से प्रश्न कर ले तो कहते पाकिस्तान चले जाओ, आप देशद्रोही हो। देश में नहीं, चलिए पाकिस्तान की फिलहाल बात नहीं करेंगे। भारत की समस्या जो है वो भारत के अंदर ही हम सुलझाएंगे। चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। संदीप द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी तो मजदूरों से मुलाकात करने पहुंच गए हैं और हमारे साथ अशोक सिंह जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो वो केवल भाषण देते हैं। आपका रिएक्शन? दरअसल कम से कम प्रधानमंत्री जी राशन और भाषण दोनों चीजें तो दे रहे हैं। राहुल गांधी से तो न तो राशन दिया जाता है, न भाषण ही दिया जाता है। ये राहुल गांधी की नाकामी ही है जो इनकी राज्य सरकारों की वजह से आज मजदूर कंट्रोल नहीं हुआ। मजदूर बेचारा, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, जब भूखों मरा तो उसकी मजबूरी हुई वहां से निकलना, क्योंकि उसके हक का जो राशन था जो केंद्र सरकार ने दिया था, वहां की बैठी राज्य सरकारों ने खा लिया
और उसका जो कमीशन था वो 10 जनपद पहुंचा दिया। फिर राहुल गांधी जो अपने जीवन में आज तक अपने खुद का भविष्य तय नहीं कर पाए, वो मजदूरों की बात करते हैं। अच्छा संदीप जी, ये जो तस्वीरें हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मजदूरों के साथ बैठे हैं राहुल गांधी, उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रही हैं, इन तस्वीरों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये वही पार्टी है जब इनके नेता, जब मोदी जी पूछते हैं मीटिंग में कि राज्य सरकारों से कि बताइए अगला स्टॉप क्या होना चाहिए, तो कहते हैं नहीं सर, बिल्कुल 1% भी किसी को इस लॉकडाउन में बाहर निकलने की अनुमति नहीं देना चाहिए। इसके बाद ये राशन नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें बेसिक सुविधाएं नहीं देते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं कि वो अपने घर से निकलें और अपने होम टाउन की तरफ पैदल लेकिन चलें। जिम्मेदारी तो संदीप जी आपकी बनती है ना, जैसा कि अशोक जी ने भी कहा कि सत्ता पर आप काबिज हैं, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी है ना। अब देखिए, दरअसल अशोक जी की गलती नहीं है, आखिर हैं तो वो राहुल की पार्टी के ही, फॉलो तो राहुल को ही करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन 100% राज्य सरकार की जिम्मेदारी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उठा के देखिए, केंद्र सरकार का काम होता है उनको रिसोर्सेज देना, और मैं चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस पूरी पार्टी बता दे कि कौन सा ऐसा रिसोर्स था जो केंद्र सरकार ने उनको। चलिए अशोक जी से जवाब ले लेते हैं। अशोक जी क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि जो चश्मा लगा है, जिस चश्मे से वो चंद्र ग्रहण देखते हैं और जिस तरह की बातें करते देश के, आज अगर संदीप जी जिस बात कर रहे हैं, संजू जी, आप 30 मजदूर की डेथ कैसे हो गई और ये हम बताएंगे जरा, वो कैसे अंदर आ गए? वो तो राज्य सरकार पूरी तरह सील थी, योगी की पुलिस काम कर रही थी, योगी के अधिकारी काम कर रहे थे, लगातार लोग बच्चे बिलख रहे हैं और शर्म नहीं आती, भाषण दिए जा रहे हैं कि राहुल गांधी उस देश के पार्टी के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सदन के मेंबर हैं। यही कारण है कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति अगर बात कहता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको कहते हैं कि देशद्रोही है। अरे भाई, इस देश में जब भी विपत्ति आई है पूरा देश खड़ा रहा है, हम लगातार खड़े रहे। हम कौन सी राजनीति कर रहे हैं, कौन से हमने दिशा, अगर हमने कहा कि मजदूरों के लिए रेल की सुविधा दीजिए, क्या राजस्थान ने नहीं दी? क्या छत्तीसगढ़ ने नहीं दी? महाराष्ट्र ने नहीं दी? क्या पंजाब ने नहीं दी? सवाल इस बात का है कि जो ये कहे वही सही माना जाएगा। आज हालात देखिए, मजदूरों की आंखों में आंसू और भारतीय जनता पार्टी दिए जलवा रही है। नहीं, तो जब अशोक जी, जब इतनी बड़ी महामारी देश के अंदर है, तो कुछ ना कुछ तो परेशानियां होंगी ना। इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में अगर कोरोना महामारी के ऊपर काबू पाना है तो कुछ सख्त फैसले तो लेने होंगे ना, या हर व्यक्ति को खुश किया जा सकता है? आप मानते हैं कि हर व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में खुश किया जा सकता है? नहीं, आप मुझे बता दीजिए, 3 घंटे का समय देकर आपने कहा रात में 12 बजे कि भाई नोटबंदी, ठीक है भाई, देश खड़ा हो गया आपके सामने। आपने कहा आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आपने कहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप देखिए लगातार हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। सवाल नीयत का है, सवाल आप इम्प्लीमेंट करिए ना, आप बताइए ना देश का आपके साथ खड़ा कि नहीं खड़ा है। आपने जो अभी तक भाषण दिए, जो आपने अपील की, देश की जनता ने मानी कि, मगर जब मजदूर सड़क पर बिलख रहा है, मजदूरों की जान जा रही है, मजदूर रो रहा है, उन्हें खाने के लिए नहीं, पीने के लिए, आज 30 लोगों की जो जान चली गई उसका जिम्मेदारी होगी। अच्छा संदीप जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि अशोक जी का ये कहना है कि मजदूरों की जान जा रही है और उसके लिए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा पावर है जो ग्राउंड पे केंद्र सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। भाई आप जिन राज्यों में हैं, जिन राज्यों में 10 जनपद को 10% कमीशन जाता है, उत्तर प्रदेश की बात करिए ना, कंट्रोल करके दिखाया, कौन जिम्मेदार है? में किसी राज्य सरकार ने इफेक्टिवली काम नहीं किया। कैसे आगे, कैसे सीमा के अंदर? अशोक जी जवाब ले लेते हैं, अशोक जी जवाब ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम सभी बात करने लगेंगे तो बात हमारे दर्शक समझ नहीं पाएंगे। पहले संदीप जी का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। जी संदीप जी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां महाराष्ट्र जितनी पॉपुलेशन, जितना तो वहां मुस्लिम रहता है, फिर भी योगी जी ने अपनी मेहनत से पूरा का पूरा कहने की व्यवस्था को कंट्रोल करके दिखाया। आज देखिए महाराष्ट्र में कितनी बुरी तरीके से त्राही त्राही मची है, आज देखिए दिल्ली में कितनी बुरी तरीके से त्राही त्राही मची है, पंजाब में क्या हालत है पूरा देश देख रहा है। अच्छा, मैं अशोक जी आपसे ये सवाल करना चाहूंगी। बिल्कुल अशोक जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में तो गठबंधन की सरकार है, आपकी है, साथ में दूसरी पार्टियां भी हैं। वहां पर इतनी बड़ी संख्या में बांद्रा के ऊपर मजदूर इकट्ठा हो गए थे, तो वहां पर भी मिसमैनेजमेंट था क्या? नहीं, देखिए जिस तरीके से हुआ तो उसको कंट्रोल किया गया। नहीं, आपने उत्तर प्रदेश का सवाल किया, आपने उत्तर प्रदेश का सवाल किया, तो मेरा सवाल बांद्रा को लेकर है। नहीं, आप वही बात देखिए, महाराष्ट्र में अगर जो घटना हुई, हम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 30 मजदूरों के अगर जान चली गई तो किसकी जिम्मेदारी है? जी, ये किसकी जिम्मेदारी? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकार की, लेकिन आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? तो संदीप जी से सवाल कर लीजिएगा, जो 30 लोगों की जान चली गई है वो किसकी जिम्मेदारी है?
ये पूछ लीजिए किसकी जिम्मेदारी है। आप देश की बात करेंगे, कहाँ से पलायन किया था? 22 करोड़ जनता परेशान, सरकार है लोगों की नौकरियां चली गई, उनकी क्या जिम्मेदारी है? के कारण। अच्छा, चलिए, बहुत आपकी बहुत तो शुक्रिया मजबूर है। अशोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। संदीप द्विवेदी जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप जी जुड़े हुए थे, और लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति होती हुई नजर आ रही है। हालांकि राहुल गांधी इस बीच पहुंचे हैं मजदूरों से मुलाकात करने के लिए, लेकिन साफ तौर से ये देखने को मिल रहा है कि सियासत चमकाई जा रही है मजदूरों के नाम पर, श्रमिकों के नाम पर। अर्थव्यवस्था डूब रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करने की आवश्यकता तो जरूर है, लेकिन उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पंजाब की। जी हां, आपको बता दें, पंजाब सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पंजाब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है। मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि 18 मई से प्रदेश में कर्फ्यू खत्म किया जाएगा। ये भी आपको बता दें कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। ये बात जरूर कही गई है, और ऐसे में 18 मई से अब कर्फ्यू जो है उसे खत्म किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से 31 मई तक कर्फ्यू जो है वो नहीं रहेगा, इस तरह की घोषणा कर दी गई है। हालांकि तमाम तरह की पाबंदियां जरूर रहेंगी, लेकिन कर्फ्यू जो है उसे 18 मई को ही खत्म कर दिया जाएगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। कैप्टन का ये फैसला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना महामारी के बीच में बड़ा फैसला लिया है। 18 मई से प्रदेश में कर्फ्यू खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि लॉकडाउन जो है वो 31 मई तक जारी रहेगा। कंटोनमेंट एरिया में छूट पर पाबंदी रहेगी। ये भी आपको बता दें कि तमाम तरह की छूट यहां पर जरूर दी जा रही है, और इस बीच एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं वो जरूर बंद किए गए हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संपादक जगतार सिंह भुल्लर जी। जगतार जी, सबसे पहले विस्तार से हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ ऐलान किए हैं। बिल्कुल सुधा शर्मा जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की जनता के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से आज संपर्क किया था। तो काफी लोगों के सवालों का जवाब दिया, और उन्होंने पंजाब सरकार की स्थिति को भी स्पष्ट किया। और आज उन्होंने घोषणा किया कि पंजाब में 18 मई से जो कर्फ्यू है वो हटा दिया जाएगा, लेकिन 31 मई तक जो लॉकडाउन है वो जारी रहेगा, जिस हिसाब से सेंटर सरकार की गाइडलाइन है। लेकिन 18 से पंजाब में जो कर्फ्यू है वो हटा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और दूसरा ये भी उन्होंने काफी कह सकते हैं कि जो नॉन कंटेनमेंट जोन है वहां काफी बड़ी रिलैक्सेशन भी उन्होंने हिंट दिया है। और साथ के साथ कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी शुरू करने का फैसला किया। स्कूलों को, एजुकेशन को छोड़कर बाकी तमाम जितने भी और सेक्टर हैं वहां सरकार की तरफ से काफी रिलैक्सेशन जारी कर दी गई है। तो ये आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की जनता के साथ जो संबोधन करते हुए ये घोषणा किया। एक तो 18 मई से कर्फ्यू हट जाएगा, लेकिन 31 मई तक वो लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जैसे स्कूल हो गया, होटल्स हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए, वहां जो जैसे पहले हालात थे, कैसे पाबंदियां वो जारी रहेगी जब तक कोई सेंटर सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बोला कि जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार धीरे धीरे रिलैक्सेशन देती रहेगी। अच्छा, बिल्कुल सर, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने तमाम तरह की घोषणाएं तो यहाँ पर कर दी हैं, लोगों को राहत देने की भी कोशिश की है। सही बात है, क्योंकि लोग राहत चाहते थे। लेकिन जिस प्रकार से पंजाब में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आप नहीं मानते हैं कि इससे और ज्यादा मामले बढ़ेंगे? हालांकि ये बात सही है कि मुख्यमंत्री ने कंसल्ट किया होगा डॉक्टर्स के साथ और अन्य लोगों के साथ, लेकिन मामले हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बढ़े हैं पंजाब के अंदर। बिल्कुल, देखिए काफी मामले बढ़े, लेकिन कह सकते हैं कि पिछले 2 दिन से पंजाब की जो स्थिति है कोरोना महामारी के चलते काफी स्थिति ठीक भी है। जैसे कल अगर हम बात करें, कल ही 510 के करीब जो लोग हैं वो अपने घरों में जा चुके, जो रखे गए थे, जिनको इंतजार था कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
तो धीरे धीरे पंजाब के हालात तो सुधरी है, लेकिन अब सरकारों, चाहे पंजाब सरकार की बात करें, चाहे सेंटर सरकार की बात करें, या बाकी सूबा सरकारों की बात करें, तो अब लोगों को भी पता चल चुका, सरकारों को भी पता चल चुका है कि कोरोना महामारी के साथ ही हमें जीना होगा, हमें लड़ना होगा। और इसलिए सरकार धीरे धीरे सावधानी या जो भी सरकार की तरफ से प्रिकॉशंस है वो उस पर भी अभी भी फोकस दे रही है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखे। आप किसी मार्केट में जाओगे तो डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए मार्केट में जाएं, मास्क जरूर पहनिए, हाथ धोए, क्योंकि ये महामारी है। महामारी कब खत्म होगी, लेकिन उसके साथ जीना होगा और लड़ना होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। और हालांकि पंजाब में कह सकते हैं कि मरीज बड़े हैं, लेकिन कल और आज जो मरीज ठीक है उनकी भी गिनती काफी है। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे पंजाब के जो हालात है वो भी काफी अच्छे होते जा रहे, बेहतर होते जा रहे। लेकिन क्योंकि 55 दिन हो चुके हैं देश में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगे हुए, तो लोगों का नुकसान भी हो चुका। मजदूर एक दूसरे जो हिजरत करके प्लान कर रहे उससे भी नुकसान हो रहा है, कारोबार बंद है। तो इसलिए सरकारों ने शायद सोच लिया होगा, जैसे सेंटर सरकार ने सोचा वैसे ही बाकी तमाम राज्य सरकारों ने सोच रखा है, कैप्टन अमरिंदर ने भी सोच रखा हो कि अब कोरोना के चलते चलते हमें लड़ना भी है और अपना ध्यान भी रखना और अपना कारोबार भी करना। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी, जैसे कल हरियाणा ने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दिया, पंजाब सरकार अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने जा रहा है। तो वो जैसे एक बस में पहले उन्होंने सोचा होगा कि पहले जैसे 52 सीटों की बस होती है, तो अब उस बस में 25 लोग बिठाए जाएंगे। तो ये प्रिकॉशन लेते हुए सरकार धीरे धीरे काफी रिलैक्सेशन देती जा रही है। चलिए, वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जगतार सिंह भुल्लर जी ANB न्यूज़ के संपादक हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे थे किस प्रकार से पंजाब सरकार की तरफ से तमाम तरह के ऐलान कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है और साथ ही साथ तमाम राहत देते हुए वो नजर आए हैं। 18 मई को यहाँ कर्फ्यू खत्म किया जा रहा है और साथ ही 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, इस तरह की घोषणा भी कर दी गई है। और आगे बढ़ते हुए आप बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों पर केस दर्ज कर लिया गया है। हुगली में हिंसा भड़काने का इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। ये भी आपको बता दें कि लॉकेट चटर्जी और अर्जुन सिंह पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो लगातार तनातनी यहाँ पर देखने को मिल रही है और इस बीच बड़ी खबर ये मिल पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों पर केस दर्ज हो चुका है। हुगली में हिंसा भड़काने का आरोप इनके ऊपर लगा है। ये भी आपको बता दें कि सांसद लॉकेट चटर्जी और अर्जुन सिंह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। और चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता शांतनु बैनर्जी। शांतनु, क्या जानकारी आपके पास? 2 सांसदों पर केस दर्ज किया गया है, किस प्रकार के आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल का हुगली जिला में, हुगली क्षेत्रों में मतलब कई दिनों से जो मतलब लड़ाई चल रहा है 2 दल का बीच, और उसी लड़ाई में सबसे बड़ी बात है क्या, जो इलाका में जो कर्फ्यू उल्लंघन करने वाले कोई लोगों के ऊपर उसी इलाका का कई लोगों ने जाकर मतलब जो उन लोगों को बोलना चाहा, तो लेकिन वो सब लोग इकट्ठा होकर फिर से उसको मतलब हल्ला शुरू की, उसके बाद पत्थरबाजी की, उसके बाद कई घर जला दिया गया, कोई दुकान भी जला दिया गया। इस जो माहौल शुरू हो गया, माहौल शुरू होने के बाद फिर से वही इलाका का जो सांसद है, एक लॉकेट चटर्जी है और भाजपा का जो महिला सांसद है, या दूसरा है आपका भाजपा क्षेत्र का जो अर्जुन सिंह और दोनों ने मिलकर मतलब उसी इलाका में क्या एक्चुअली क्या हो रहा है इसे देखने के लिए जा रहा था। लेकिन अचानक उसी इलाका का जो पुलिस ने पूरा हुगली और तिलनीपारा क्षेत्रों पर पूरा 140 धारा तो जारी कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों सांसद ने गाड़ी लेकर जब पहुंचा तो उसी इलाका का जो पुलिस अधिकारी जो लोग थे वो लोग ने पूरा रोक दिया उसको, और रोकने के बाद भी उन्होंने सिर्फ उसके साथ थोड़ा बातचीत भी हुआ, तो उन्होंने मतलब उस इलाका में जाने नहीं दिया, क्योंकि पुलिस वालों ने सिर्फ यही बोल रहे थे कि इलाका में 144 धारा अभी जारी है, अब जा नहीं सकते। चलिए, बिल्कुल शांतनु, आप हमारे साथ मौजूद रहें। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके ऊपर ये मामला दर्ज किया गया है। अर्जुन सिंह जी, सबसे पहले हम आपका पक्ष जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से आपके ऊपर केस दर्ज किया गया है, पूरा मामला आखिर था क्या?
कुछ नहीं, मामला था, दंगा हुआ था, वहाँ घरे हिंदुओं के जलाई गए, लूटे गए पुलिस की उपस्थिति में। और हम लोगों ने डीएम से समय मांगा, वहाँ के सांसद और हमने, क्योंकि मेरा और उस लोकसभा क्षेत्र बीच में एक सिर्फ गंगा नदी बहती है, तो हम लोग डीएम वहाँ से करीब करीब 25 किलोमीटर दूर, जहाँ दंगा हुआ था वहाँ से 25 किलोमीटर दूर रहते हैं, चिंसुरा में डीएम बैठते हैं। तो डीएम हम लोग से मिलने से इनकार कर दिए और पीछे के रास्ते से भाग गए। हम लोग डीएम ऑफिस के सामने धरना पर बैठे गए, 2 घंटा धूप में रहे। फिर हम लोगों ने सीपी से समय मांगा, सीपी नहीं दिया समय। हम लोग वहां से आ रहे थे तो ज्योति मोड़ पर हमारी गाड़ी रोक दी गई और उसके बाद फिर मुकदमा कर दिया गया कि हम लोग दंगा फैला रहे हैं। तो बंगाल में केस करने का आप सुनिएगा तो आप ताज्जुब हो जाएगा। जिस दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ, मेरे ऊपर 74 मामले हुए थे, कल और आज मिलाकर 3 और हो गए, 77 मामले हो गए। तो बंगाल में मामला करना, पत्रकार को मामला अगेंस्ट में मामला होता है, पत्रकार को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी हो या आईएएस अधिकारी हो, अगर वो काम करना चाहता है तो उसको कंपल्सरी वेटिंग में भेज दिया जाता है। यहाँ एक फासिस्ट शक्ति काम कर रही है जिसका नाम है ममता बनर्जी। उनको कुछ भी, उनके खिलाफ अगर कुछ भी आप सही बात बोल दें, अगर दंगा हो रहा है, पुलिस के सामने बम चल रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, अगर कोई फोटो उठा के उसको दे दिया, क्योंकि यहाँ की मीडिया दिखाएगी नहीं, यहाँ की मीडिया डर से कुछ बोल नहीं, नेशनल मीडिया दिखाती है, तो नेशनल मीडिया के पास भी कोई अगर वीडियो भेज दिया तो जो भेजा उसको, उसके फोन को उसको पकड़ के उसको बंद कर देते हैं। करीब 100 आदमी अरेस्ट किए गए हैं, जिनका एक माने उसमें तो 3-4 ऐसे हैं जो हैंडीकेप्ड हैं। ऐसे 2-3 आदमी हैं जो उनकी परीक्षा होने वाली है, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा 12 क्लास के, उनका परीक्षा का 11 क्लास, 11 क्लास, 10 क्लास का सब स्टूडेंट है। तो ये बंगाल के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बंगाल में रोज मुकदमा होते रहता है और बंगाल की ममता बनर्जी को सिर्फ पुलिस का भरोसा रह गया है। पुलिस है और गुंडे हैं और यही मिलाकर चल रहा है सरकार पश्चिम बंगाल में। तरह से लगातार ये भी आरोप लगते हैं कि पश्चिम बंगाल में चाहे कोरोना के मामलों की बात करें, वहां पर आंकड़े छुपाए गए, या फिर जिस प्रकार से हिंसा वहां पर लगातार देखने को मिल रही है वो भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक राजधर्म होता है उसका पालन हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर? क्योंकि ममता बनर्जी कहती हैं कि वो सरकार बहुत बढ़िया तरीके से चला रही हैं, लेकिन वहां की जो तस्वीरें आती हैं वो हैरान और परेशान करने वाली होती हैं। कई तरह की पूजा पाठ के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, कई तरह के सवालों के जवाब देने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के सामने पेशी भी हो जाती है। तो मौजूदा जो सियासी हालात हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बंगाल में अघोषित इमरजेंसी है। जिस तरह से रातों रात इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, बंगाल में इमरजेंसी, ममता के शासन में इमरजेंसी ही है। न आप मीटिंग कर सकते हैं, अभी तो मान लें कोरोना चल रहा है, अभी की बात मैं ही नहीं कर सकता हूँ। न आप यहाँ पूजा कर सकते हैं। जो मुस्लिम इलाका में एक मंदिर था तो मुसलमान जाके पहुंच के बोल दिए कि हाँ अब पूजा बंद कर दो, क्योंकि ये मेरे इलाके में है, यहाँ पूजा नहीं हो सकती है। और अगर इसका आप प्रतिवाद कर दिए तो बोलेगी कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स हो रहा है। अगर इसके खिलाफ कोई मीडिया आवाज उठाता है उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। एक मीडिया हाउस जिसका मालिक जो को उठा के बंद कर दिया गया, आरामबाग पोर्टल चलाता है, आरामबाग न्यूज चैनल बोल के, उसके और उसकी वाइफ को और 4 मुकदमा करके उसको अंदर कर दिया गया। अब तक बोल के एक पोर्टल चलाता है, विनय बोल के एक व्यक्ति हैं, उनको उठा के बंद कर दिया गया। तो अगर जो भी प्रतिवाद करेगा, सही बात बोलेगा, डॉक्टर, अब बताइए बंगाल में कहीं भी दुनिया में मृत्यु के ऊपर ऑडिट कमेटी बैठेगी? बंगाल में ऑडिट कमेटी बनाई गई जो मृत्यु का दर छिपा रही है कि कितने लोग मरे हैं, मर गए लोग, जला दिए गए, उसके बाद भी लोगों को वो मालूम नहीं है, घर वाले को कि मरे हैं कि नहीं जिंदा हैं। ऑडिट कमेटी ठीक करी, जब केंद्र की कमेटी आई तो उनको 2 दिन अरेस्ट करके रखे थे। और पश्चिम बंगाल के अंदर आप सही बात बोल ही नहीं सकते, बोलेंगे तो अब जेल जाना होगा आपको।
वाकई में अब बहुत हम बहुत लोग शुक्रिया अर्जुन जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। अर्जुन सिंह जी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे थे कि उनके ऊपर जिस प्रकार का केस दर्ज किया गया है, उनका ये कहना है कि वो सही नहीं है। जनता की आवाज़ पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन ममता सरकार के द्वारा उनके ऊपर ही केस कर दिया गया। शांतनु, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शांतनु बनर्जी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जी हां, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आई। जम्मू कश्मीर के कुलगांव से ये बड़ी खबर है। संदिग्ध आतंकवादियों ने पुलिस की चौकी पर ग्रेनेड से हमला बोल दिया। हेड कांस्टेबल की यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इलाके में सर्च और तलाशी का अभियान लगातार जारी है। तो सर्च ऑपरेशन जारी है पूरे इलाके में और यहां पर एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई है। और जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला बोला गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। जिस प्रकार से कुलगांव से ये बड़ी खबर आई है, जहाँ पर संदिग्ध आतंकवादियों ने पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला बोला। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र, क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, आतंकियों ने एक बार फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। कुलगाम जिले के फैसल इलाके में आतंकियों ने एक चौकी पर हमला किया है। पहले ग्रेनेड से हमला किया, फिर उसके बाद फायरिंग की। इसी दौरान एक हेड कांस्टेबल हैं, उनको गोली लगी और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया, वो शहीद हो गए। हालांकि उसके बाद से पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाए कि जो रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर मारा गया था, उसके बाद से आतंकी घटनाओं में 2-3 दिन के लिए कमी आई थी, लेकिन फिर से आतंकियों ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया है और ऐसी घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। जी हमसे बातचीत करने के लिए रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी पहुंचा रहे थे किस प्रकार से आतंकवादियों ने पुलिस चौकी पर हमला बोला है। और ये भी आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और ऐसे में चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर में लगातार इस प्रकार के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और चौकी पर ग्रेनेड से हमला बोला गया। और जीडी बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बख्शी साहब, जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहेंगे। देखिए, ये जो ग्रेनेड का हमला, ये सबसे कायरतापूर्ण हमला है, क्योंकि इसमें वो कहीं से भी फेंक सकता है, कोई बच्चे को भी दे सकता है फेंकने के लिए, चंद एक रुपए दे के, टॉफी दे के, और भाग जाने में सबसे आसान है। ये कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं, बिल्कुल कायरतापूर्ण हमला है। और मैं इतना बता दूं पाकिस्तान को कि उसको क्लियर चेतावनी दे दी जा चुकी है कि अब हिंदुस्तान अपने ही इलाके में रह के बचाव नहीं करता रहेगा, केवल ढाल का इस्तेमाल नहीं करेगा। पाकिस्तान को बिल्कुल चेता रहे हैं हम कि अगर आप इस तरह एक भी कतरा खून भारतीय का यहाँ बहाया, सीमा के पार आपको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बख्शी साहब, कितनी चेतावनी हिंदुस्तान देगा? क्योंकि हमने हाल फिलहाल में ही देखा है कि हमने कितने जवानों को अपने खो दिया। उनके लाशों के ऊपर, उनकी डेड बॉडी के ऊपर तमाम औरतें, उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनके बच्चे आंसू बहाते हुए हम देख पा रहे हैं। तो कब तक चेतावनी देंगे और इस तरह का ये जो सिलसिला है कब तक चलेगा? जब तक आप हिम्मत बना के पूरी तरह ठोके ना, आपके गांधीवादी जो सारे खड़े हो जाते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाते हैं जब भी फौज कुछ करना शुरू करती है। आप ही के देश के लोग प्रूफ और स्ट्राइक और
सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के प्रूफ मांगने शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के प्रेमी तो इधर हैं, तभी तो पाकिस्तान कायम है। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं जी। अच्छा बख्शी साहब, ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं या अंडरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं आतंकवादी संगठनों के, ये कितनी बड़ी चुनौती है भारत सरकार के सामने या हमारे सेना के जो लोग हैं उनके सामने? बहुत बड़ी चुनौती है। काफी हद तक इस पे काबू पा लिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी OGW तो महबूबा मुफ्ती और उसकी सरकार थी, जो कि ईंटें सप्लाई कर रही थी, पत्थर सप्लाई कर रही थी। पत्थरबाजों को जितने जेल में डाले जाते थे उतने उठा के वो बाहर सड़कों पे भेज देती थी। हाँ, वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है। आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि आतंकवादी हमले बढ़े हैं और ऐसे में सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। अंडरग्राउंड वर्कर्स कई बार मिलते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स मिलते हैं आतंकवादी संगठनों के, और वो लगातार घाटी को अशांत करने की कोशिशों में जुटे हुए नजर आते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। जी हां, आपको बता दें कि BSF के 7 जवान यहां पॉजिटिव मिले हैं। कुल मिलाकर 11 लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। राज्य में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो 167 पर पहुंच चुकी है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 42 बताई जा रही है और 125 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। तो त्रिपुरा से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ का मेडिकल बुलेटिन जो है एक प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से 167 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 42 बताई जा रही है और 125 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। तो BSF के 7 जवान और साथ ही कुछ अन्य लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर ये संख्या 11 बताई जा रही है। तो 7 जवान हैं और उनके साथ अन्य लोगों को मिलाकर कुल आंकड़ा 11 लोगों का है जो कोरोना पॉजिटिव हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लॉकडाउन के मोड़ पर राहों